बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सानिया मुमताज़ और मेरे साथ हैं उमर इम्तियाज़। और एक्साइटिंग सेमीफाइनल था और मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई और अनफॉर्चुनेटली आपकी मेरी टीम प्रेडिक्शन जो आगे है आ वो गई है। जीत गई। वैसे हमारे न्यूजीलैंड पैनलिस्ट आगे जो आ थे गई है। वैसे उन्होंने भी यही कहा था कि न्यूजीलैंड उनकी फेवरेट टीम। न्यूजीलैंड को वैसे सबने ही फेवरेट करार दिया था। और बोलिए क्या है? न्यूजीलैंड ने 362 रन बनाए थे पहले खेलते हुए। रचन रविंद्रा ने 108 रन बनाए थे, जबकि केन स्कोर कार्ड विलियमसन देख ने लेते हैं, वही बता रहा हूँ दिखा भी देते हैं ना। 362 रन बनाए थे और हाँ जी। 6 विकेटें गिरी थी न्यूजीलैंड की। रचिन रविंद्रा ने 108 रन बनाए और केन विलियमसन ने 102 रन बनाए हैं और ग्लेन फिलिप्स 49 रन बनाए 27 गेंदों पर। और डैरल मिचेल ने भी 47 रन स्कोर बनाए किए। और 49 रन बनाए और 37 बॉल्स का इन्होंने सामना किया। दोनों ने इनिंग्स खेली थी और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की तरफ से गिटी ने 3 विकेटें हासिल की और बहुत ज़्यादा महंगे बॉलर साबित हुए। रबाडा ने 2 विकेटें हासिल की और मोल्डर ने जो है वो 1 विकेट हासिल की। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रबाडा ज्यादा विकेट्स लेंगे, लेकिन हाँ। चले हम आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की जानिब। मिलर ने 100 स्कोर किया है, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद ड्यूसन 69, टिम्बा बावुमा कैप्टन 56 बना पाए और मार्कराम 31। मार्कराम से भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और इसके अलावा अगर हम इनके बॉलिंग अच्छा, मिलर की अगर हम बात हैं, करें ना, मिलर के बारे में पूछेंगे कि 67 बॉल्स पे 100 रन बनाए हैं, नॉट आउट गए हैं, लेकिन टीम फिर भी हार गई है। और टेम्बा बावुमा की जो गेम है, कल उनको मैं देख रहा था अपने टीवी चैनल्स पर बात करते हुए, वो सब लोग जो है वो उसको बाबर आजम के साथ कंपेयर कर रहे थे कि इस इनिंग्स का कोई फायदा नहीं है। और जब आप 71 बॉल पे 56 बनाते हैं तो अपनी टीम को नीचे लगवा देते हैं, लेकिन फिर चौकर्स ने साबित कर दिया कि हम चौक कर गए, चौक कर गए। हालांकि सब ये दुआ कर रहे थे दिल में कि अगर टीम साउथ अफ्रीका आगे बढ़ती है तो हमें बड़ी खुशी ये होगी कि एंड तक वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो स्टेप बैक कर जाते हैं। शोएब साहब से पूछ लेते हैं, कहां गलत किया साउथ अफ्रीका ने जो न्यूजीलैंड इतना डोमिनेंट रहा और कद्दाफी स्टेडियम की विकेट के ऊपर पहले रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया, उसके बाद जो है वो चारों शाने चित किया और बॉलिंग में भी नंबर 1 रहे। शोएब साहब, क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ? इतना अच्छा खेलते खेलते कहां गलत कर गए? देखिए, कल मैं आपको मेरा फेवरेट टीम का मैंने आपको बताया भी था कि न्यूजीलैंड और उसमें क्या फर्क है और क्यों न्यूजीलैंड मेरी फ्रॉम डे 1 ऑफ द टूर्नामेंट मेरी फेवरेट टीम में से है। उसके रीजंस भी कल बताए थे। और जो उनके लिए एक्सक्यूज मी, जो साउथ अफ्रीका के लिए जो चोकर का वर्ड कहा जा रहा है, चोक वो वाला मैच होता है उमर भाई के जिसमें जी 225 रन करने, कम स्कोर करना है और प्रेशर सिचुएशन में आके उनकी टीम क्रम्बल कर गई। ये मैच 362 रन उन्होंने किए थे। इट वाज अ ह्यूज मैमथ टोटल। उसको टारगेट को अचीव करने के लिए फ्रॉम द वर्ड गो उनको आगे चलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह बाउमा जो है वो एक तो मेडन खेले और उससे 1 ओवर पहले सिर्फ 1 रन उसमें स्कोर होने किया, तो 2 ओवर तो शुरू के पार्ट में ही उनका इस तरह से चले गए, जबकि उनको अचीव करना चाहिए था 8 to 9 रन या 10 एटलीस्ट 8 to 10 रन पर ओवर शुरू के 10 ओवर में, ताकि वो पेस सेट करके देते दूसरे बैट्समैनों के लिए और एक प्लेटफॉर्म ले करते। वो उन्होंने नहीं किया और जिसकी वजह से दूसरे बैट्समैन अच्छा बीच में आके खेले, जिस तरह मिलर की आप बात कर रहे हैं, बट इट वाज टू लेट द हीरो। उसके जब बारी आई तो मैच करीब में भी नहीं था। जब उसने सेंचुरी की तो 300 रन का टोटल सरपास हुआ था एंड स्टिल सो मेनी 60 और 50 ऑड रन टू गो वाली बात थी। तो बात यह है कि सिर्फ जो रिकिल्टन शुरू में जो आउट हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी। ड्यूसन बहुत अच्छा खेले। वो जहां बूमा जब थोड़ा सा स्लो खेलते थे तो वो चौका छक्का मार के उन्होंने उसको गेम को आगे ले जाया करते थे। और बात यही है कि उनके जो मिडिल ऑर्डर है, मार्करम वगैरह 30 और इस तरह की इनिंग से 360 रन के मैचेस नहीं जीता जाते, तो वहां उनको बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। 4-5 शुरू के जो प्लेयर्स थे वहां मैं समझता हूं, और स्पेशली जो मेन डिफरेंस जो था पूरी दोनों टीमों में, वो न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स से, आपको याद होगा कल मैंने आपको कहा था कि ये 340 तो करेंगे, लेकिन ये कि फिर भी वो उससे ज्यादा कोशिश होगी। लेकिन
साउथ अफ्रीका की टीम जब चेस करने जाएगी तो जब जैसे विकेट गिरेगी तो प्रेशर सिचुएशन बढ़ेगी और इस वजह से उनके हारने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जो मेन मैच जो पूरा चेंज किया वो ग्लेन फिलिप्स ने किया, जिसका मैंने कल आपको कहा था कि मोस्ट डेंजर, अगर 5 से 10 ओवर उनको मिल जाते हैं तो पूरा मैच चेंज कर देंगे, आपको याद होगा। तो वही चीज देखने में आई कि जिस तरह उन्होंने फिलिप्स ने 49 रन के 27 बॉल 4 चौके और शायद 1 छक्का उन्होंने लगाया, तो पूरा जो उसका मैच का सिनेरियो बदल गया, पैरामीटर से पूरे मैच का उन्होंने चेंज कर दिया और बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, जिस वजह से न्यूजीलैंड जीती। बास की तरफ चलते हैं। शबीर साहब, आपसे भी बात कर लेते हैं, आपकी भी राय जान लेते हैं। कल का मैच यकीनन आपने देखा होगा, आपको क्या लगता है मेनली क्या वजह रही होगी साउथ अफ्रीका की डिफीट की? देखिए, मैंने तो कल देखने से पहले आपको कहा था कि न्यूजीलैंड फेवरेट है और न्यूजीलैंड ने ही जीतना है। जब आपने अपने प्रोग्राम को वाइंड अप किया था, मैं बेचारा बस साउथ अफ्रीका कह रहा था। दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। हमेशा से साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी अनलकी रही है। बड़े मैच के अंदर साउथ अफ्रीका वो नहीं कर सकती जो उसको करना चाहिए। न्यूजीलैंड स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, बल्कि जब ट्राई नेशन सीरीज के लिए उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा था, तो उस वक्त अपने पहले मैच से आप न्यूजीलैंड की पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आप उनके प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी देख लें, उनकी फिटनेस देख लें, उससे बड़ा क्लियर लगता था कि न्यूजीलैंड कम से कम फाइनल के लिए लाजमी क्वालिफाई करेगा। और जिस रिदम के साथ वो खेल रहे थे, उनके सामने 325 रन भी कुछ नहीं होते, उनके सामने 350 रन भी कोई नहीं होते। 300 से जो क्रॉस कर गया कल न्यूजीलैंड अपनी बैटिंग में स्कोर, उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था उसको चेस करना, क्योंकि 360 350 अबव एक बहुत बड़ा टोटल होता है और वो साउथ अफ्रीका के लिए कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पॉसिबल हो कि उसको वो चेस करे। न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, आप देखें कि एक प्लेयर अगर उनका यंग आउट हुआ तो उसके बाद विलियमसन और बाकी प्लेयर्स ने किस तरीके से उस पूरी इनिंग्स को कैरी किया, बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने बैटिंग की और इस तरह लग रहा था कि वो सेमीफाइनल जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहीं भी कोई विकेट थ्रो करने की कोशिश नहीं की। अगर आप उनकी बॉलिंग देख लें, आप जब वो साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था तो 100% उन्होंने तमाम प्लेयर्स ने अपना दिया उस मैच के अंदर। आपको नजर आया होगा कि कहीं पर उन्होंने कोई ऐसी लूज बॉल उनके बॉलर्स ने दी थी। ठीक है, मिलर आखिरी के अंदर उसने बड़ा फायदा उठाया, कंडीशंस का अपना 100 रन मुकम्मल किया, लेकिन मैच साउथ अफ्रीका के हाथों से निकल चुका था। न्यूजीलैंड थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका था। न्यूजीलैंड को पता था कि साउथ अफ्रीका के लिए इतना रन चेस करना नामुमकिन होगा। ये कहना सही होगा कि न्यूजीलैंड उससे कंप्लीटली अवेयर है। साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि आपको क्या लगता है स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन कौन से हैं टीम न्यूजीलैंड के? देखिए, न्यूजीलैंड के जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप है, उनकी कंसिस्टेंसी है, उनका पैशन है और बॉलिंग भी उनकी मैं समझता हूं कि कहीं भी कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी किसी वक्त भी। न्यूजीलैंड थ्रू आउट टूर्नामेंट, उससे पहले भी अगर न्यूजीलैंड को आप देखें, जरा उनके 6 महीने के स्टैट्स निकाल के देखें, तो न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही थी और न्यूजीलैंड से यही उम्मीद की जा रही थी कि न्यूजीलैंड जब चैंपियंस ट्रॉफी में आएगी और पाकिस्तान के पूल में जब उनका अनाउंस हुआ उनकी टीम का, तो उस वक्त ही लग रहा है कि वो बड़ी डिफिकल्ट टीम होगी इस पूल के लिए और इस पूल के लिए वो क्वालिफाई करेगी। कोई मुझे तो वीक पॉइंट नजर नहीं आया। साउथ अफ्रीका की वीकनेस थी कहीं पे उनकी, मेरा ख्याल है कि प्रेशर दोबारा से साउथ अफ्रीका उस तरीके से अपने आप के ऊपर ले गया, प्रेशर को रिलीज नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमेशा से साउथ अफ्रीका बड़े मैच के अंदर, बड़े टूर्नामेंट में इसी कमजोरी की वजह से मारा जाता है कि प्रेशर साउथ अफ्रीका नहीं ले सकता। जैसे पाकिस्तान प्रेशर नहीं ले सकता, इस तरह साउथ अफ्रीका भी प्रेशर नहीं ले सकता। आप 92 वर्ल्ड कप से उठा के देख लें, हंसी क्रोनिये से अब तक साउथ अफ्रीका हर बड़े टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छा अपने पूल मैचेस खेलती है, सेमीफाइनल तक भी वो क्वालिफाई कर लेती है, लेकिन आगे बड़े मैच के अंदर वो प्रेशर ले जाते हैं, लक उनके साथ नहीं होती और वो टूर्नामेंट से आउट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड का थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूजीलैंड के प्लेयर बड़े कूल प्लेयर हैं। जब वो इंडिया से हारे थे उस वक्त भी आपने देखा कि उन्होंने किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं किया। वो उस वक्त भी बड़े ठंडे अंदाज के अंदर उन्होंने क्रिकेट खेली, बेशक वो हारे, लेकिन असल बात होती है प्रेशर लेना। साउथ अफ्रीका प्रेशर ले गई, न्यूजीलैंड ने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया और यही मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी। बिल्कुल ठीक है। और शुएब साहब को भी गुफ्तगू में ऐड कर लेते हैं।
अब जिस तरह अब्बास शबीर साहब ने जिक्र किया कि न्यूजीलैंड बहुत कूल खेलता है और कोई भी लूप होल नहीं देता, इंडिया के बाद भी कोई प्रेशर उन्होंने नहीं लिया। अब क्या वजह है कि साउथ अफ्रीका इतनी देर से क्रिकेट खेल रहा है शुएब साहब, और आपने भी उनके साथ क्रिकेट खेली होगी, और क्या वजह है कि चौक कर जाते हैं इतने बड़े मैच में? वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही होती, शोल्डर्स डाउन होते हैं, और जैसे ग्रुप मैचेस में देखते हैं शोल्डर्स अप शोल्डर्स के साथ खेल रहे होते हैं, दलेर होके बॉलिंग कर रहे होते हैं, बैट्समैन को घूर रहे होते हैं, रबादा भी, इंगीटी भी, मार्को जेंसन भी, अगर किस की बात करें, सब शानदार बॉलर्स हैं ऑन पेपर, लेकिन बड़े मैच में क्या हो जाता है जो शॉक कर जाते हैं? देखिए, इसके अंदर जो बेसिक्स जो है, वेयर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम को अगर आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड के पास जो है वो बहुत एक्सपीरियंस और जो उनको गिवन टास्क होता है उसके ऊपर ट्रू टू देयर प्रोफेशन वो नजर आते हैं गेम करते हुए। मैं न्यूजीलैंड की अभी पहले बात कर रहा हूँ, आपका सवाल साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन मैं कंपेयर करके समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ब्रेसवेल जैसा क्लास एक्ट बॉलर जो कि टर्न भी कर रहा है एक स्ट्रेटिश विकेट के ऊपर और टाइटर लेंथ और लाइन के ऊपर, साथ ही सेटनर उसको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है दूसरे एंड से। उनके टॉप ऑर्डर बॉलर्स जो हैं हेनरी से लेके दूसरे, वो अपना लेंथ और लाइन और जो बेसिक्स ऑफ क्रिकेट है उसको स्टिक करके रखा करते रहे हैं, इसीलिए उनकी टीम और साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी फील्डिंग डिस्प्ले और उनकी बैटिंग का एक मजबूत विलियमसन, जिस तरह कोहली है उस तरह विलियमसन उनका रोल प्ले करते हैं कि उनके अराउंड टीम रिवॉल्व करती है कि जहां भी जाती है वो उसकी ज्यादातर उसकी इनिंग बहुत अच्छी होती है। वेयर है साउथ अफ्रीका के पास जो है जो उनके बॉलर्स हैं इतना उनका इम्पैक्ट नहीं है दुनिया में, उनकी परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है कि एक आईब्रो रेजिंग परफॉर्मेंसेस हो या हो या शुएब साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्यों चाहते हैं, और ब्रेक के बाद हमें सुहेल तनवीर साहब ने भी ज्वाइन करना है और स्टे विद अस। वेलकम बैक। कल के मैच के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, सुहेल तनवीर साहब को भी शामिल कर लेते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल तनवीर साहब, कल का मैच आपने देखा, साउथ अफ्रीका हार गया और बुरी तरह से हारा है, आप किस तरह से देखते हैं कल के मैच को? आपको लगता है न्यूजीलैंड आउटशाइन कर गया कल? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने तमाम डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बैटिंग से लेके बॉलिंग एंड फील्डिंग में भी। केन विलियमसन से आप स्टार्ट करें, जितने बड़े वो प्लेयर हैं, जितने अरसे से वो न्यूजीलैंड क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, आई थिंक एक क्रंच मैच में उन्होंने आके एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली। फिर रविंद्रा की बात करें, उन्होंने बड़ी एक्सीलेंट इनिंग खेली। इस तरह के मैच में, इतने बड़े मैच में ही प्लेयर का पता चलता है कि आप अंडर प्रेशर, जब सब कुछ ही एक चैंपियनशिप स्टेक पे लगी होती है, तो आप आके ऐसे मैच में जब डिलीवर करते हैं तो दैट्स वे यू शो योर कैरेक्टर एज ए प्लेयर। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर बैटिंग लाइनअप ने जितने रन्स कर दिए थे इतने बड़े मैच में, बड़ा मुश्किल होता है उसको चेज करना। ऑब्वियसली देयर वाज अ पॉइंट वेयर साउथ अफ्रीका लुक गुड, पहले 25-26 ओवरों में 150 200 आउट थे, तो आई थिंक देन वी नीड टू गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड स्पिनर्स, जिस तरीके से आके उन्होंने मिडिल ओवर्स में आके विकेट्स ली। वो जो पूरे इस प्रोग्राम में मैं बात करता रहा हूँ कि नाउ डेज इन वनडे क्रिकेट अगर आप मिडिल ओवर्स में आके विकेट्स नहीं लेते तो कंटेन करना आसान नहीं है। किसी भी बॉलर, दुनिया का बड़ा बॉलर भी होगा, उसके लिए कंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो जब तक आप विकेट्स नहीं लेते तो वही हुआ, आप देखें कि जैसे ही उन्होंने वेंडरडूसन को आउट किया, वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई, तो उसके बाद लगातार 2-3 विकेटें एक ऊपर नीचे गिरी। तो स्पिनर्स ने जो 6-7 विकेटें मिलके ली उनके, आई थिंक दैट्स वे दे विन द गेम एंड साउथ अफ्रीका लॉस्ट इट। साउथ अफ्रीका की तरफ से भी अगर आप बैटिंग में देखें तो जो उनके की प्ले थे वो चले, सिर्फ एक हेनरिक क्लासन जिसके ऊपर मोस्टली बैंक करता है साउथ अफ्रीका के, वो एक आके एक पावरफुल इनिंग उनको हमेशा खेल के देते हैं। कल वो एक मिसिंग एलिमेंट रह गया। अगर वो अपने वही क्विक फायर जो 50-60 भी कर देते आगे 30-40 बॉल्स पे, तो आई थिंक जो ये 50-60 रन 40 रन से मैच हारे हैं तो शायद और क्लोज मैच हो जाता। तो ओवरऑल आई थिंक न्यूजीलैंड प्लेड लॉट बेटर क्रिकेट देन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा लूज डिलीवरीज हमें देखने को मिली, जो कि ज्यादा हमें
डिसिप्लिन बॉलिंग देखने को मिली न्यूजीलैंड की तरफ से। तो ऑब्वियसली इन क्रिकेट जब भी मैच में जो टीम कम गलतियां करती है वही जीती है, तो न्यूजीलैंड ने कल बहुत कम गलतियां की जिसकी वजह से उन्होंने सेमीफाइनल जीता। अच्छा सुहेल भाई, अब सेमीफाइनल के बाद फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। न्यूजीलैंड ने सफ़र करके जाना है दुबई, और दुबई जाकर जाहिर सी बात है अनरेस्ट होंगे, और उस तरह से क्या परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे वैसे ट्रैवल करके जब इंडिया के साथ खेलने गए तो वहाँ पर भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस लैक दिखाई दी। अब समझ रहे हैं कि मसला आएगा फाइनल में? आई गेस अभी टाइम काफी है, वो उनको रिकवरी का टाइम मिल जाएगा। 9 को फाइनल है, तो आई थिंक दे विल हैव गुड इनफ टाइम टू रिकवर देमसेल्फ। मसला अगर उनको आ सकता है तो वो पिचेस का है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बेहतर कंडीशन मिली बैटिंग के लिए, साजगार पिचेस मिली। वहां पे जो न्यूजीलैंड ने वो मैच खेला वहां पे उनकी बैटिंग लाइनअप सिर्फ इसी वजह से रहेगी कि वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न हो रहा था। तो अब ये देखना होगा कि वो फाइनल जो है उस दिन पिच कैसा बिहेव करती है। इंडिया की अगर आप बात करें तो अगर इंडिया के लिए ज्यादा स्पिन होता है तो भी उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर एक बैटिंग पैराडाइज होती है जो कि हार्डली अनलाइकली है, तो उसके लिए भी उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। न्यूजीलैंड मेनली डिपेंड करेगी अपनी बॉलिंग के ऊपर, स्पेशली अगेन वही अपने स्पिनर जो कि 2 मेन फ्रंट लाइन स्पिनर, एंड देन आज ग्लेन फिलिप्स ने भी बॉलिंग की, रविंद्रा ने भी बॉलिंग की। तो आई थिंक स्पिनर्स का मैच होगा वहां पे, जो मुझे लग रहा है अभी तक जितने मैचेस हमने देखे हैं दुबई में। बट आई थिंक थोड़ा सा एडवांटेज, थोड़ा नहीं थोड़ा बल्कि ज्यादा एडवांटेज होगा इंडिया को, क्योंकि वो बेस्ड हैं एक ही जगह पे, उन्हीं पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं। whereas न्यूजीलैंड been traveling विद इन पाकिस्तान भी उन्होंने ट्रैवल किया, एंड देन दे वेंट टू दुबई। वहां पे मेरे ख्याल में 2 दफा गए, एक दफा तो मैच खेल लेंगे, एक दफा बगैर खेले वापस आ गए। So it's been in roller coaster for them when it comes to traveling, but for me I think 3 days are more than enough to recover and settle down. Main concern जो होगा वो पिच का होगा I guess. ठीक है, अब्बास शबीर साहब से भी यही सवाल कर लेते हैं। अब्बास शबीर साहब, आपको लगता है कि इंडिया के पास अभी भी ये पिच वाला एडवांटेज होगा, साथ ही साथ न्यूजीलैंड सफर भी करके जाएगा तो थकेगा, तो हो सकता है परफॉर्मेंस असरअंदाज हो? देखें अभी टाइम है न्यूजीलैंड के पास, न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा सेटल डाउन हो जाएगा वहां पर, लेकिन इंडिया टीम के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है ड्यू टू स्पिनर्स। स्पिनर्स का एज है इंडिया को बहुत ज्यादा। न्यूजीलैंड भी टॉप फॉर्म के अंदर है, फाइनलिस्ट टीम है, उसको भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इफ वी कंपेयर इंडिया एंड न्यूजीलैंड तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त इंडिया फाइनल के लिए फेवरेट है। बाकी न्यूजीलैंड टफ टाइम दे सकता है इंडिया को। दुबई में जो कंडीशंस है उसमें इंडिया ऑलरेडी बड़ा सेटल्ड है, अपना सेमीफाइनल भी उन्होंने वहां पर खेला है, पूल मैचेस भी वहां पर खेले, एक ही स्टेडियम में वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और मैचेस भी खेल रहे हैं। ये एज उनको जाएगा, और साथ साथ ये एज बहुत बड़ा एज होता है जहां पर आपको क्राउड की फैसिलिटी मिले। इंडिया का सारा क्राउड है 95% बल्कि 98% जो टिकट्स हैं वो इंडियन लोगों के पास है, और वहां पर क्राउड होगा फाइनल में जिस तरह आपने सेमीफाइनल में देखा था। तो ये एक बहुत बड़ा एज होगा इंडिया का। दोनों टीमें स्ट्रांग है, लेकिन मैं इंडिया को एज इस तरह देता हूं कि इंडिया के स्पिनर्स न्यूजीलैंड से ज्यादा बेहतर है, और न्यूजीलैंड को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी इंडिया के स्पिनर्स को खेलने में। जिस तरह न्यूजीलैंड और इंडिया का जब आखिरी मैच था पूल का, उसमें भी न्यूजीलैंड थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार था इंडियन स्पिनर्स के आगे। तो इंडिया को एज होगा स्पिनर्स का, लेकिन एक कांटेदार मैच होगा, एक बड़ा मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का। जी ठीक है, शुएब मोहम्मद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शुएब मोहम्मद साहब, क्या लगता है आपको फाइनल के हवाले से, क्या उसी तरह से इंडिया आउट क्लास करेगा न्यूजीलैंड को जैसे ग्रुप मैच में किया है, और जैसे पूरे टूर्नामेंट में हर टीम को आउट क्लास करता रहा है अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से? स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका तगड़ा है, और हम कह रहे थे कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनके पास बुमराह नहीं है तो इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन दे परफॉर्म वेल। बिल्कुल, जो गिवन सिचुएशन और जो पिचेस की जो कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई शक नहीं। उनके बैट्समैन ज्यादातर वो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन अब उनका मुकाबला जो है दुनिया के फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट होगा। इसलिए कि उनका, मेरी नजर में उनका वेटेज जो है, दोनों ब्रेसवेल और सेटनर का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है और ज्यादा है, और उनके बैट्समैनों को वो डेफिनेटली टाइटर, और स्पेशली जब लूप में करते हैं और उनको रेव ज्यादा मिलते हैं तो गेंद टर्न भी करने की एबिलिटी उनकी अच्छी होगी। और ये
उससे अंदाजा ये होता है कि जो उस दिन जहां मौका, जैसे कैचेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कल के मैच के अंदर 150 और टोटल जब था तो विलियमसन का कैच छूटा, वो टोटल 212 पे फिर जाके आउट हुए। तो इस तरह क्रूशियल मोमेंट के ऊपर जो कैचेस हैं वो टीम को, अब जैसे कोहली के ऊपर रिवॉल्व कर रही है टीम ज्यादातर, उसकी परफॉर्मेंस अच्छा, जो क्रंच मैच खेले हैं वो कोहली की वजह से वो ज्यादातर जीते। दूसरे बैट्समैनों ने रीजनेबली अच्छा किया है, बट दे हैड नॉट टेकन द होल इंडियन टीम इन देयर फेवर। तो बात यह है कि अगर उनकी कोहली की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लॉस ऑफ एवरेजेस भी गोना प्ले इट्स पार्ट के हर इनिंग के अंदर शायद वो ना कर सके, तो पॉसिबिलिटी ये भी है। लेकिन वो न्यूजीलैंड की टीम के मैं अभी भी फेवर में हूँ, ऑल्दो के इंडिया की टीम ज्यादा अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन somehow I've got a gut feeling that maybe New Zealand had done so well in recent past कि वो सिर्फ फर्क ये है कि इनका मैच पाकिस्तान की बहुत अच्छी विकेटों के ऊपर होता रहा, इसलिए उन्होंने बहुत कमांडिंग परफॉर्मेंसेस दी। वहाँ ट्रिकी सिचुएशन होगी, बट ट्रिकी फॉर इट वुड बी फॉर बोथ द टीम। सुहेल तनवीर, आपको क्या लगता है बॉलिंग ऑर्डर जो है न्यूजीलैंड का इंडिया को टैकल कर पाएगा? सेंटनर है, बेसवेल है, इसके अलावा भी दीगर अच्छे प्लेयर्स हैं जी। बॉलिंग लाइनअप तो बहुत अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है बॉलिंग उनकी। आप अगर स्पिनर्स की बात करें, दोनों स्पिनर्स मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ पे मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं स्पेशली, उनमें अगर सब टीमों में सबसे बेहतर बॉलिंग की है तो वो ब्रेसवेल ने और देन सेंटनर ने, दोनों ने की है। तो आई थिंक दे बीन बॉलिंग वेल, और ग्लेन फिलिप्स भी चिप इन कर लेते हैं, दे यूटिलाइज रविंद्रा और रचन रविंद्रा एज वेल। तो बॉलिंग लाइनअप में तो कोई डाउट नहीं है। डाउट अगर होगा या क्वेश्चन मार्क जो मुझे लग रहा है वो होगा तो उनकी बैटिंग पे होगा कि वेदर दे वुड बी एबल टू टैकल इंडियन स्पिनर्स और नॉट। बॉलिंग लाइनअप में तो आई गेस के उनके फास्ट बॉलर्स भी दे आर एक्सपीरियंस इनफ। मैट हेनरी जो है वो उन्होंने आज भी पिछले मैच में भी बड़ी सेमीफाइनल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, नए बॉल के साथ बड़ा अच्छा कंट्रोल देते हैं, आउट स्विंग उनका बड़ा अच्छा होता है, फास्ट बॉलिंग बिन चिपिंग इन एज वेल। लास्ट मैच जो दुबई में हुआ उसमें भी आपने देखा कि जो सेकंड हाफ था उसमें आगे फास्ट बॉलर्स ने भी बड़ी क्लेवरली पिच को यूटिलाइज किया था, स्लो बाउंसर्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था, फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी थी। तो बॉलिंग लाइनअप एंड फील्डिंग तो ऑब्वियसली दे फील्डिंग इज बीन स्टैंड आउट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। क्वेश्चन मार्क इज ऑन द बैटिंग। बिल्कुल ठीक है, शुएब साहब से कर लेते हैं इस पर गुफ्तगू। शुएब साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जो न्यूजीलैंड का मैच था इंडिया के साथ, वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेटें ली थी, तो एक्स फैक्टर प्लेयर कौन हो सकता है? क्या न्यूजीलैंड को डरना पड़ेगा या संभल के खेलना पड़ेगा इंडियन स्पिनिंग लाइन के आगे? देखिए, जो पिछला मैच जो खेले हैं वो न्यूजीलैंड और इंडिया एट द सेम टाइम दे हैड नथिंग टू लूज। वो उन लोगों के लिए कोई इतना कोई ग्रेट शेक्स नहीं पैदा कर देना था, और उसके अंदर और मेंटली वो सॉर्ट ऑफ स्विच्ड ऑफ। एक तो यहाँ से गए थे और फिर उसमें उस ऑलरेडी वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, तो अंदर से वो वाली फीलिंग नहीं आ सकती जो एक सेमीफाइनल या फाइनल मैच के अंदर क्रंच सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैच वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एज इफ दे हैव बीन फ्यूल इंजेक्टेड विथ हाई ऑक्टेन गैस, और एकदम डिफरेंट, इसी के वो नेचर ऑफ द गेम डिफरेंट है, फाइनल स्टेज है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने बड़े प्लेयर्स होते हैं दे राइज टू द ओकेजन, जिस तरह कोहली है, इसी तरह विलियमसन, रचिन रविंद्रा जो है स्टार जो है आजकल, जिस तरह कल उन्होंने इनिंग खेली है, सेंचुरी बनाई और पूरा ले किया फाउंडेशन। तो ये इस तरह के अगर बोनस हो टीम के अंदर कुछ एक से ज्यादा प्लेयरों में, तो फिर वो टीमें डेफिनेटली एक्सेल करती हैं। जी, अब्बास शबीर साहब से भी पूछ लेते हैं। अब्बास शबीर साहब, स्पिन बॉलिंग का मुकाबला होगा फास्ट बॉलिंग के साथ, और दुबई की विकेट जो है वो आपने देखा है कि स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 2 स्पिनर्स हैं और उनके रिजर्व में भी 2 फास्ट बॉलर्स हैं, तो किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है न्यूजीलैंड इंडिया के अगेंस्ट? देखिए, आपको फाइनल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट देखने को मिलेगी। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों अपना 100% देंगे, चाहे वो स्पिनर्स हों, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों, चाहे उनकी बैटिंग लाइनअप हो। दोनों के लिए बहुत बड़ा मैच है,
और इसमें मैं दोबारा से आपको कहूंगा कि इंडिया को क्यों एज है कि इंडिया के स्पिनर इस पर टॉप फॉर्म में है। चक्रवर्ती की आप बॉलिंग देखें कि वो किस तरीके से उसने लास्ट मैच के अंदर बॉल किया, बहुत बड़ा फैक्टर होगा चक्रवर्ती। पांड्या बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो बड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइन है। चाहे विराट कोहली चले या ना चले, रोहित शर्मा चले या ना चले, उनके पास छठे सातवें नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन ऑलराउंडर हैं। तो इसलिए इंडिया डोमिनेट करेगा न्यूजीलैंड के ऊपर। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट टूर्नामेंट, और न्यूजीलैंड भी डिफरेंट क्रिकेट खेलेगा। वो भी जीतने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेगा। तो एक बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। इस मैच को अभी हम इसलिए किसी एक टीम के पल्ले में नहीं डाल सकते क्योंकि दोनों टीमें स्ट्रांग हैं। लेकिन अगर ऑन पेपर्स और ऑन स्टैट्स अगर देखें, पिछली परफॉर्मेंसेस देखें, तो इंडिया बड़े प्रेशर गेम में हमेशा कामयाब होता है। ठीक है, 2023 वर्ल्ड कप में वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन प्रेशर सस्टेन करता है इंडिया। और न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्राउड, मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा फैक्टर होगा दुबई के अंदर। तो दोनों टीमें इक्वल हैं, लेकिन एज इंडिया को जाएगा। बड़ा एक्साइटिंग फाइनल होना चाहिए। इंडिया को जाएगा फाइनल के लिए, ये अब्बास शबीर साहब की राय है। सुहेल तनवीर से हम जानेंगे। सुहेल तनवीर, आपको क्या लगता है एक्स फैक्टर प्लेयर्स कौन से हैं दोनों टीम्स में से? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब तगड़े साबित हो सकते हैं? देखिए, दोनों टीमें स्ट्रांग टीमें हैं। मैं की प्लेयर तो ऑब्वियसली जो केन विलियमसन या रविंद्रा जैसे फॉर्म में है, और ग्लेन फिलिप्स की जो फॉर्म है, जो वो चिप इन करते हैं, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है सेमीफाइनल में, जो उनके इंपॉर्टेंट वो रन्स थे जिसने 320 से 360 पे ले गए, आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टू सेट अ टारगेट। तो ऑब्वियसली ग्लेन फिलिप्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कहूँ तो ऑब्वियसली कोहली जो है वो बड़े ओकेजन में हमेशा राइज अप करते हैं और लेके चलते हैं, और स्पेशली जब वाइल्ड चेजिंग पहली बैटिंग में तो सभी तकरीबन चिप इन कर लेते हैं, जब बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वाइल दे आर चेजिंग इन बिग फाइनल्स और सेमीफाइनल्स। तो आई थिंक कोहली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इफ दे मैनेज टू गेट हिम आउट अर्ली तो न्यूजीलैंड के लिए बड़ा एक गोल्डन चांस हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर नो डाउट तगड़े प्लेयर हैं, उनके फॉर्म में भी है, बट लंबे रन्स नहीं किए हुए। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दूं, 159 मैचेस में 8003 रन्स हैं विद द एवरेज ऑफ 64.53 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 94, जिसमें 28 50s हैं और 40 सेंचुरीज हैं। ये चेजिंग के अंदर, वाइल्ड चेजिंग कोहली का रिकॉर्ड है। शुएब मोहम्मद साहब, आपके ख्याल में एक्स फैक्टर कौन से प्लेयर साबित होंगे? क्विकली बताइएगा। जी, मेरे तो फेवरेट जिस तरह इस मैच में भी थे और वही देखने में आया है, ग्लेन फिलिप्स जिनके पास लाइसेंस टू थ्रिल है, और मिचेल है और रविंद्रा। ये तीन मैं समझता हूँ कि ये तीन की हाईलाइटेड परफॉर्मेंस होगी। एंड फ्रॉम बॉलर्स ब्रेसवेल और जो सेंटनर का जो डुओ है वो वुड एक्सेल इन दिस गेम। ठीक है, अब्बास शबीर साहब, आपके ख्याल में एक्स फैक्टर प्लेयर्स कौन से होंगे दोनों टीमों के हवाले से? देखें, रविंद्रा जडेजा, विलियमसन होगा, और उधर से कोहली। नो डाउट के जिस तरह सुहेल भाई ने बात की है कि हमेशा बड़े मैच के अंदर अगर आपको चेस करना पड़े स्कोर, तो कोहली के आप अगर स्टैट्स देखें और रिकॉर्ड देखें तो कोहली ने हमेशा एक अहम रोल प्ले किया है बड़ा टोटल चेस करने में। लेकिन दुबई की जो विकेट है जो अभी तक टूर्नामेंट के अंदर नजर आई है वो 260 270, इससे ज्यादा दुबई की विकेट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो जो पहले बैटिंग करने वाली टीम होगी, अगर वो थोड़ा सा बड़ा टोटल दे देगी तो दूसरी टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। फिर वही बात करते हैं कि भाई दोनों टीमें इक्वल फॉर्म के अंदर हैं, दोनों टीमें बड़ी बैलेंस्ड हैं और टॉप फॉर्म के अंदर है। फॉर्म के अंदर है। अब्बास साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया है, गुफ्तगू रहेगी, कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।